नमस्कार। आज आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आज से इनफैक्ट अभी हम आनंद कुमार सर के साथ बैठे हैं, बहुत ही जाना पहचाना नाम भारतीय समाजशास्त्र में। और ये सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं रीइन्वेंटिंग सोशियोलॉजी, और सर के साथ बातचीत के साथ ही हम लोग इस सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ अपने बारे में बताइए, अपने एक्सपर्टीज के बारे में, ये जानते हुए भी कि आपको सब जानते हैं, लोगों के लिए जो आपको उतना नहीं जानते। सर, बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप आत्मसमीक्षा के लिए समाजशास्त्रियों को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी विज्ञान धारा का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि उसमें जुड़े हुए लोग अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में क्या समझ रखते हैं, उनको अपनी उपलब्धियों का क्या अनुमान है, अपनी चुनौतियों की क्या पहचान है और अपनी सीमाओं के बारे में वो कितने सजग है। मेरा अपना समाजशास्त्र से संबंध 1970-71 में समाजशास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय शुरू हुआ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन हमारे दौर में कई आंदोलनों का सिलसिला चला। भाषा का आंदोलन, छात्र संघ का आंदोलन, जनतंत्र का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, और हम सब उस समय ये महसूस करने लगे कि आंदोलनों की समझ के लिए, सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञान का महत्व तो है, लेकिन उससे ज्यादा प्रासंगिकता समाज विज्ञान की है। मेरा सौभाग्य था कि BHU की BSc के बाद मुझे एमए पढ़ने का मौका मिला। एमए में जो उस समय के शिक्षक थे वो सरोकारी समाजशास्त्री थे, और उन शिक्षकों ने एक ऐसा माहौल बना रखा था जिसमें कि हम कक्षा और कक्षा के बाहर दोनों जगह से समाजशास्त्र के सूत्रों को समझ रहे थे। उस समय बनारस में काशी विद्यापीठ का समाजशास्त्र विभाग, गांधी विद्या संस्थान, तिब्बती उच्च विद्या संस्थान, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, कई डिग्री कॉलेज, ये सब मिला करके एक बौद्धिक परिवार था जो लगातार चिंता और सरोकार से जुड़ा था। उस समय आधुनिकीकरण की बड़ी बहस चल रही थी कि आधुनिकीकरण क्या है, क्या कोई भारतीय आधुनिकीकरण की अपनी एक धारा है जो भारतीय परंपराओं और भारतीय सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी है, या आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण का ही एक भारतीय संस्करण है। हम पश्चिमी समाज से दुर्घटनावश जुड़े थे जो साम्राज्यवाद था। साम्राज्यवाद ने औपनिवेशीकरण पैदा किया। औपनिवेशीकरण की प्रतिक्रिया में एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, इसमें स्वदेशी की महत्ता थी। अब समाजशास्त्र, जिसको भारतीय समाज और विश्व समाज दोनों का अध्ययन करना था, उसके सामने ये चुनौती तब थी, आज है और आगे भी रहेगी, कि कितना देशज और कितना वैश्विक हम बने, उसमें पश्चिम की क्या भूमिका होगी, खासतौर पर इंग्लैंड का क्या असर होगा, इंग्लैंड के बाद अमेरिका का क्या असर होगा, क्योंकि बौद्धिक उपनिवेशवाद भी एक सच था। और बौद्धिक स्वराज की लड़ाई में प्राकृतिक विज्ञानों में ये काम सरल था, क्योंकि वैज्ञानिक शुरू से वैश्विक आधारों पर ही अध्ययन करते हैं। न्यूटन ने जो गति का सिद्धांत खोजा वो पश्चिमी दुनिया में भी काम आया और पूर्वी दुनिया में भी काम आया। कहीं भी सेब पेड़ से गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में जो परिणाम निकला उसका हमने विकास कहा, लेकिन उसका ठीक उल्टा परिणाम अल्प विकास या कुविकास, माल डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट जैसा उपनिवेशों में हुआ। ऐसे ही स्त्रियों की मुक्ति का आंदोलन जो पश्चिम में चला, वो पश्चिम में जिस तरह की विवाह की प्रथा थी, जो एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, परिवार की जो संस्था थी, जो एक तरह का एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की एक व्यवस्था थी, और जहां बढ़ने में बाधा हो गई, परिवार टूट गया, बिखर गया। हमारे यहाँ तो संयुक्त परिवार था। हमारे यहाँ विवाह को हमने 7 जन्मों का एक संबंध माना था, और जो इस्लाम, ईसाई या सिख विवाह पद्धतियां आई, उस पर भी जो
मूल भारतीय व्यवस्था थी उसका बड़ा असर था। तो हमारे लिए शुरू से समाजशास्त्र का रास्ता आसान नहीं था, बहुत ऊबड़ खाबड़ था। खैर, बनारस की पढ़ाई के बाद मुझे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में एमफिल करने का मौका मिला। वहां भी बहुत ही तेजस्वी, ऊर्जावान और प्रतिबद्ध समाज वैज्ञानिकों का एक छोटा समूह था जिसने हम लोगों की आंखें खोली। फिर मुझे सौभाग्यवश अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए पढ़ने का मौका मिला। शिकागो विश्वविद्यालय दुनिया का वो पहला विश्वविद्यालय था जहां औपचारिक तौर पर समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। समाजशास्त्र का जन्म तो फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्टे के चिंतन में पाया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र का औपचारिक विश्वविद्यालय अनुशासन शिकागो विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। और शिकागो में उस समय भारतीय समाज का गहन अध्ययन करने वाले कई अमेरिकी समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे और मानवशास्त्री थे। मेरी पढ़ाई जब पूरी हो गई तो मुझे बनारस विश्वविद्यालय में लौटने का मौका मिला। 10 साल मुझे यहाँ के अध्यापकों के साथ, जो हमारे करीब अध्यापक थे, उनका सहयोगी बन करके पढ़ाने का मौका मिला। और उसी समय कुछ तेजस्वी छात्र छात्राएं मेरे साथ पीएचडी के विद्यार्थी के रूप में भी मिले। और बनारस में बड़ी जीवंतता थी, आंदोलनों का माहौल था, इसलिए मुझे इन आंदोलनों से भी सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। बनारस में साहित्यकारों का भी अपना एक प्रभाव क्षेत्र था, इसमें कई तो हमारे विश्वविद्यालय के ही शिक्षक थे। तो साहित्य और समाज, विज्ञान और समाज, टेक्नोलॉजी और समाज, राजनीति और समाज, कई कोणों से हम अपने समाज को शिक्षक के रूप में समझते रहे। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक हमको शोध प्रोग्राम मिला, जिसमें ग्रामीण स्त्रियों के बीच में परिवर्तन के अध्ययन का मौका मिला, जिसमें उनके सशक्तिकरण के प्रयास का एक तरह से लक्ष्य था। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सशक्तिकरण और उसकी दुविधाएं, उसकी समस्याएं, उसकी चुनौतियां। तो उन्होंने जौनपुर में एक गांव चुना और वहां 10 साल तक अध्ययन चला। इसमें मेरी अपनी जिंदगी में सहयोगी मेरी पत्नी डॉक्टर मंजुला राठौर का बड़ा योगदान रहा और हम लोगों का एक सामाजिक शोध संस्थान बना था, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, उसका भी बड़ा योगदान था। कई कारणों से फिर मुझे बनारस छोड़ना पड़ा और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापक के तौर पर नियुक्ति पा सका। फिर अगले 25 साल मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्थिर रहा। मुझे वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर विभागाध्यक्ष, कई सम्मानजनक भूमिकाओं को ग्रहण करने का मौका मिला। उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए मुझे भारत के 6 और विश्व के, यूरोप के, अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के 6 विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसरशिप मिली। एक ग्लोबल स्टडीज प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया, जो जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, अर्जेंटीना और भारत का एक सहयोगी प्रयास था। मुझे जेएनयू में पढ़ाते समय ही एक और बड़ा अध्ययन का मौका मिला, जो निर्धनता को लेकर था, क्रॉनिक पॉवर्टी रिसर्च सेंटर IIPA का। इसमें मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, IIPA दिल्ली, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च अहमदाबाद और जेएनयू सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसका एक इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप बना। और फिर जैसा हर शिक्षक के साथ होता है, तो हमको रिसर्च स्कॉलर मिले जिन्होंने एमफिल में पीएचडी किया। जेएनयू के 25 साल में लगभग 70 विद्यार्थियों ने हमारे साथ एमफिल किया, 65 ने पीएचडी की। वो भी मेरे लिए नए नए प्रश्नों को समझने और नए नए शोध कार्यों को जानने का मौका था। मेरा ये भी सौभाग्य था कि मैं समाजशास्त्र परिषद के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच का भी सदस्य बना और भारतीय समाजशास्त्र परिषद के, उत्तर प्रदेश समाजशास्त्र परिषद के एक सक्रिय सरोकारी सदस्य के रूप में भी मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। ये मेरी संक्षिप्त जीवन यात्रा समाजशास्त्री के रूप में रही। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बारे में काफी अच्छे से बताया। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा
कि भारत में समाजशास्त्र की वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 1970 से अब 2024 54 साल समाजशास्त्री के रूप में धीरे धीरे अपने को विकसित होते देखता रहा हूं। मेरे अपने शिक्षकों में से कुछ अभी भी सक्रिय हैं और मेरे अपने विद्यार्थियों में से अनेकों अभी समाजशास्त्र के नायक और नायिका हैं। मुझे लगता है कि भारतीय परिवेश में समाजशास्त्र दोहरी प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक तरफ तो इसका विस्तार हो रहा है, संवर्धन हो रहा है, महत्व बढ़ रहा है और इसकी क्षमता बढ़ रही है। दूसरी तरफ इसकी लोकप्रियता घट रही है, इसका रोजगार से संबंध कमजोर हो रहा है, शोध के लिए संसाधन कम हो रहे हैं और इसकी स्वायत्तता, इसकी ऑटोनॉमी घट रही है। इन दोनों का मिश्रण अगर आप करें तो एक तरफ खुशी के कई आधार हैं और दूसरी तरफ चिंता के भी कई कारण हैं। तो सर, इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? यानी अगर हम सीरीज के वर्ड को यूज करें कि हाउ टू री इन्वेंट सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी। देखिए, ये हमको साफ समझना होगा कि समाजशास्त्र का आधार उच्च कोटि का शिक्षण और उच्च कोटि का शोध कार्य है। अगर हमने अपने विद्यार्थियों को बेहतरीन समाज वैज्ञानिकों के रूप में तैयार किया तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भारतीय समाज दुनिया के उन समाजों में से है जो बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। उनका अपना आंतरिक एक तरह से मंथन चल रहा है, वो अपने को पुनः आविष्कृत कर रहे हैं, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्योंकि 200 साल हम विदेशी गुलामी में थे और लोकतंत्र तो हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त शांत क्रांति जैसा अनुभव है। तो एक तरफ स्वराज, दूसरी तरफ लोकतांत्रिकता, तीसरे राष्ट्र निर्माण, ये भी हमारा एक बहुत प्रबल आग्रह और संकल्प है और इन तीनों में समाजशास्त्र की अपनी भूमिका है। स्वराज का अपना समाजशास्त्र है, लोकतांत्रिकरण का भी समाजशास्त्र है और राष्ट्र निर्माण का भी समाजशास्त्र है। अच्छा विद्यार्थी तैयार करना, बहुत उच्च कोटि का अध्ययन अध्यापन। उच्च कोटि का मतलब कि अगर हमारे लड़के लड़कियों को कभी किसी वजह से हार्वर्ड, शिकागो, बर्कले या ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या पेरिस या बर्लिन के विद्यार्थियों के साथ संवाद का अवसर मिले तो वो हकलाएं नहीं, उनको वो सब सिद्धांत मालूम हो, वो सब अध्ययन पद्धतियां मालूम हो जो यूरोप और अमेरिका के विद्यार्थियों को मालूम था। सेकेंड टू नन। दूसरी तरफ जो हमारा शोध कार्य है वो हमारी आत्मा है। समाजशास्त्र का अभी जो भी विस्तार हुआ है वो हमारे संस्थापकों के शोध कार्यों के आधार पर हुआ है, अनुमान के आधार पर नहीं हुआ। जैसे दुर्खीम ने अपने यूरोपीय समाज के संक्रमण का अध्ययन किया और वो किताबें आज तक हमारे लिए प्रासंगिक हैं। कार्ल मार्क्स ने जो पूंजी और उससे जुड़ा परिवर्तन का चक्र है उसको समझाया, लॉज ऑफ मोशन ऑफ कैपिटल, और उसमें से सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद की समझ बनी, वो आज भी प्रासंगिक है। मैक्स वेबर ने समाज की बुनियाद के तौर पर सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया और सामाजिक क्रिया को समझने के लिए तार्किकता की प्रवृत्ति को बताया। तो रैशनैलिटी और अथॉरिटी, इन दो के बीच में मैक्स वेबर ने हमारी सारी जिंदगी का सारांश बता दिया। इसी तरह टालकट पार्सन्स ने, रॉबर्ट मार्टन ने, और उसके बाद फिर सी राइट मिल्स, मार्कूज, एक सिलसिला पूरा, आंद्रे गुन्नर फ्रैंक और अभी वॉलस्टाइन। तो हमारे विद्यार्थियों को एक तरफ अति उच्च कोटि का अध्यापन मिलना चाहिए और दूसरी तरफ हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं को अति उच्च कोटि का शोध कार्य करने का संदर्भ मिलना चाहिए। संदर्भ तो है, मैंने बताया, राष्ट्र स्वराज, लोकतांत्रिकरण और राष्ट्र निर्माण, लेकिन साधन भी मिलना चाहिए। आखिरी बात, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमारे शोध कार्यों का भारतीय समाज की नीति निर्माण में उपयोग भी होना चाहिए। ये सही बात है कि समाजशास्त्री राग दरबारी नहीं गा सकता, आलोचना उसका मूल कर्तव्य है, लेकिन वो सकारात्मक आलोचना है, रचनात्मक आलोचना है। हमारे सत्ता प्रतिष्ठान में
एक तरह से अर्थशास्त्रियों के लिए तो स्वीकृति है। जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से योजना आयोग बना, योजना आयोग का मूलाधार अर्थशास्त्री थे। अब ये पता चल रहा है कि अर्थशास्त्रियों के साथ अगर कुछ समाजशास्त्री होते, कुछ इतिहासकार होते, कुछ राजनीति शास्त्री होते तो बेहतर होता। चलिए, देर से ही सही हम उसको जोड़ें। इधर को जोड़ने का काम भी हुआ, जैसे अल्पसंख्यकों की परिस्थितियों के अध्ययन के लिए, महिलाओं की परिस्थितियों के अध्ययन के लिए जब राष्ट्रीय आयोग बनाए गए तो महिलाओं की स्थिति के लिए कई समाजशास्त्रियों को समिति में रखा गया और अल्पसंख्यकों की समस्याओं के अध्ययन के लिए भी कुछ वरिष्ठतम समाजशास्त्रियों को रखा गया। हम ये जानते हैं कि राज सत्ता का अपना एक विमर्श होता है, लेकिन समाजशास्त्र का भी अपना विमर्श है। तो जैसा आपने सवाल उठाया, इस समय की चुनौतियां 3 स्तर पर हैं। नंबर 1, उच्च कोटि का शिक्षण। नंबर 2, उच्च कोटि का शोध। और नंबर 3, ये जो सुशिक्षित समाजशास्त्री हैं और समाज का लगातार अध्ययन कर रहे समाजशास्त्री हैं, इनका देश के नीति निर्माण या राष्ट्र निर्माण में सदुपयोग। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा उच्च कोटि का शिक्षण मिलना चाहिए जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो सर हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि बहुत सी जगहों पर समाजशास्त्र की पॉपुलैरिटी में, इसकी लोकप्रियता में कमी देखी गई है। साउथ में सर एक अभी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था जहां पर सोशल वर्क की ओर और साइकोलॉजी की ओर लोग जा रहे हैं और समाजशास्त्र के डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं। अभी उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सर यूपी में भी उसको समाजशास्त्र टेक्निकल फील्ड वर्क में जो होता था एक सब्जेक्ट के रूप में, उसको लेना बंद कर दिया गया है। मेरे पास फोन आ रहे हैं जगह जगह से कि समाजशास्त्र एक और डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, दूसरी ओर सरकार भी जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को वो विड्रॉ हो रहे हैं। तो ऐसे में सर विद्यार्थी जब एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, तो उच्च कोटि का शिक्षण तो सर अगला स्टेप है। ये बिल्कुल आप बहुत चिंताजनक परिस्थिति बता रही हैं। देखिए, भारतीय ज्ञान विमर्श को, भारतीय समाज की रचना के काम को अगर हमको करना है तो समाजशास्त्र का, उसके सिद्धांतों का, उसके व्यावहारिक उपयोग का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, भारतीय समाज के नवनिर्माण में 3 बड़ी बाधाएं हैं। हम उसको अपनी निंदा न समझें, अपनी चुनौती समझें। एक है हमारा स्त्री पुरुष संबंध, जो लैंगिक असमानता का आधार है। ये आधार द्रौपदी और सीता के जमाने से चला आ रहा है और उसमें अब भारत की स्त्री रहने को तैयार नहीं है, न भारत के सजग मनुष्यों को उससे कोई हमदर्दी है। उस परंपरा का अब हमको त्याग करके नए आधार बनाने पड़ेंगे। अब ये जेंडर का सवाल बिना समाजशास्त्रियों के कौन सुलझाएगा? ये खाली नौकरी का सवाल नहीं है, ये खाली राजनीति में आरक्षण का सवाल नहीं है, ये खाली मानसिक दृष्टिकोण बदलने का सवाल नहीं है, ये समाज की बुनियाद का सवाल है। इसी तरह से जाति का सवाल दूसरा बड़ा सवाल है। हमने अपने संविधान में जाति विहीन, वर्ग विहीन भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। ये जाति क्या एक कविता से, एक गजल से चली जाएगी, एक भाषण से चली जाएगी, एक कानून से चली जाएगी, एक आरक्षण से नहीं। जाति एक जीवन दर्शन की आधारशिला है, उसका नव विश्लेषण करना पड़ेगा, उसका एक तरह से रचनात्मक समाधान निकालना पड़ेगा। नहीं तो बुद्ध से लेकर के और अंबेडकर तक ये जाति की आलोचना चलती रही और जाति की जितनी आलोचना की गई उतनी प्रबल हो गई। फिर जनतंत्र में सोचा गया कि जाति कमजोर पड़ेगी, जाति हर चुनाव के बाद और उभर के आ रही है। तो जाति का विमर्श और समाजशास्त्र। तीसरा, वर्ग संरचना। कोई भी समाज आर्थिक दृष्टि से कई वर्गों का बना होता है, उनके अंदरूनी अंतर्विरोध होते हैं, संबंध होता है, सहयोग होता है। अब वर्ग व्यवस्था को समझने के लिए राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की जरूरत तो है ही है, समाजशास्त्र की भी जरूरत है। तो और आखिरी बात, परंपरा और परिवर्तन। हमारा समाज एक पुराना समाज है, इस समाज में परंपराओं का उतना ही महत्व जितना परिवर्तन का महत्व है। और परिवर्तन परंपराओं के संदर्भ में, कुछ परंपराएं काल बाह्य हो चुकी हैं, जैसे छुआछूत। कुछ परंपराएं
कालातीत हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम। अब ये परंपरा और परिवर्तन को तो समाजशास्त्री ही समझेगा और समझाएगी। तो मेरा ये मानना है, इस समय की जो बाजार से आ रही ध्वनि है, बाजार से आ रही तरंगे हैं, उनको ज्यादा ध्यान न दें। हमको समाजशास्त्र की शिक्षा को 10+2 से शुरू की, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसमें समझाया गया है कि बच्चा चाहे मेडिकल का हो पढ़ा विद्यार्थी हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे दर्शन का हो, उसको समाज के बारे में जानना चाहिए, जिससे कि वो एक सरोकारी और समर्थ स्त्री और पुरुष बन सके। वो समाजशास्त्र के बिना होगा नहीं होगा। तो जैसे आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित को जरूरी मानते हैं, वैसे समाज विज्ञान को भी जरूरी मानिए। हमें खुशी है कि केंद्रीय विद्यालय में 10+2 में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हो गई। जहां तक रोजगार का सवाल है, ये तो सही है कि सोशल वर्क की पढ़ाई सीधे सीधे औद्योगिकरण की जरूरतों से जुड़ी हुई है, लेकिन सोशल वर्क है क्या, ये भी तो जानिए। ये अप्लाइड सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी माँ है, सोशल वर्क संतान है। बिना माँ की कौन सी संतान बढ़ेगी, बनेगी। और समाजशास्त्र के बारे में भी एक गलतफहमी है कि इसके पढ़ने के बाद रोजगार नहीं मिलेगा। कम से कम 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की बड़ी जरूरत है। नंबर 1 शिक्षण में, नंबर 2 शोध केंद्रों में, नंबर 3 नागरिक संगठनों में, नंबर 4 मीडिया में, और नंबर 5 सिविल सर्विसेज में। एक अच्छा प्रशासक एक अच्छा समाजशास्त्री होगा या होगी। बगैर समाज की बनावट को समझे हुए आप खाली पुलिस के डंडे से और कानून की धाराओं से समाज को नहीं चला सकते हैं। तो हमको इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए कि हम समाज विज्ञान की पढ़ाई। मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, इधर सकारात्मक बात ये ध्यान में लानी चाहिए कि अब कानून की पढ़ाई में भी समाजशास्त्र का एक पर्चा है, टेक्नोलॉजी में IIT में समाजशास्त्र का एक पर्चा है, मेडिसिन में एक समाजशास्त्र का पर्चा है। हम देख रहे हैं कि समाजशास्त्र की प्रासंगिकता को तो हम पहचान रहे हैं, लेकिन एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि पैसा दे करके सोशल वर्क की पढ़ाई करने को हम तैयार हैं, लेकिन बगैर बहुत खर्च बढ़ाए हुए समाजशास्त्र की पढ़ाई अगर है तो भी हम नहीं देख रहे हैं। और ये बौद्धिक अपराध है। मैंने देखा ये खाली दक्षिण भारत में नहीं है, हिमाचल प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, वहां पर एक पुराना विश्वविद्यालय है, वहां जब टीचर रिटायर हो गए, समाजशास्त्र की तो नई नीतियां नहीं की, वो सारी पोस्ट ट्रांसफर कर दी गई मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी में। उनको आप पढ़ाइए मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, उसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन समाजशास्त्र की कीमत तो मत करिए। पटना विश्वविद्यालय में वहां पर कभी बड़ा शानदार विभाग होता था, अब धीरे धीरे सब रिटायर हो गए और उनकी राजनीतिक दिक्कतें हैं, वो नई नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, वो गेस्ट टीचर ला रहे हैं, ऑनरेरी टीचर ला रहे हैं। ये काम चलाऊ से बंद कर दीजिए विश्वविद्यालय, फिर कहिए कि शिक्षा कोई जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि एक तरफ हम अपनी अस्मिता की रचना में अपने समाज को समझ रहे हैं, अपनी संस्कृति को समझ रहे हैं। भोजपुरी तक के अध्ययन अध्यापन का विभाग खोला जा रहा है और समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन के बारे में उदासीनता रखी जा रही है। ये बौद्धिक आत्महत्या है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम ऐसे सिद्धांतों को विकसित करें या मेथोडोलॉजी हमारी अपनी हो तो शायद उसका सिग्निफिकेंस बढ़ेगा? इंडिजिनस नॉलेज से हमारे अगर हम रिलेट करें इसको, ये तो देखिए, ये तो समाजशास्त्र की अपनी विकास यात्रा की शर्त ही है कि हम अपने अध्ययन के तरीकों को बेहतर बनाएं, ज्यादा सूक्ष्म तथ्यों को पकड़ सकें। इसीलिए माइक्रो सोशियोलॉजी, मैक्रो सोशियोलॉजी हुई। इसीलिए हमने विज्ञान से उनकी पद्धति ली, उसके बाद फिर हमने एथनोमेथोडोलॉजी तक को खोजा, फिनोमेनोलॉजी तक को खोजा, जो विज्ञान से ज्यादा सरोकार नहीं रखते हैं। जब तमाम मजबूत सैद्धांतिक आधार कमजोर पड़ गए यूरोप के संक्रमण के दौरान, तो हम लोगों ने क्रिटिकल सोशियोलॉजी बनाई, फ्रैंकफर्ट स्कूल बनाया। अभी लैटिन अमेरिका और एशिया का अनुभव जब यूरोप के अनुभव से मेल खाता नहीं मिला, तो हम लोगों ने एक नया उपागम शुरू किया, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद अभी 90 के दशक में हमने पाया कि हमारी अपनी अध्ययन की इकाई अधूरी है, तो वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच आया। समाजशास्त्र
इस माने में एक खुले दरवाजे और खुली खिड़कियों वाला घर है, जहां हम अन्य विषयों से ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं करते, हमें कोई हीन भावना नहीं होती। अभी पिछले दिनों में एक अंतर वैषयिक विद्वत समाज का गठन किया गया, जिसकी चुनौती थी कि हम ज्ञान की धारा को अविरल बहने के लिए क्या करें। उसको कहा गया गुलबंकियन कमीशन। उसके अध्यक्ष प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर इमानुएल वॉलेस्टाइन थे। उसमें रसायन शास्त्र के विद्वान, कंप्यूटर के विद्वान, दर्शन के विद्वान, कई विषयों से श्रेष्ठतम लोगों को इकट्ठा किया, और उन्होंने जो सुझाव दिया है वो समाजशास्त्रियों को भी ध्यान में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा ब्रेकिंग द बैरियर्स, यानी हमने जो घरौंदे अपने बना लिए छोटे छोटे स्पेशलाइजेशन के नाम पर, ये विज्ञान से आई हुई प्रवृत्ति है। 1 दर्जन प्रकार की फिजिक्स है, 1 दर्जन प्रकार की केमिस्ट्री है, उसके बाद फिर टुकड़ा करते करते फिर थक गए, तो अब इंटरडिसिप्लिनरी हो गई, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स। ये विज्ञान का अपना एक जीवंतता का उदाहरण है, हम समाजशास्त्रियों को भी करना होगा। हमने स्पेशलाइजेशन तो विकसित किया है, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम जैसे ही अर्थशास्त्र का कोई साहित्य देखते हैं, या भौतिकी में कोई आविष्कार है, चिकित्सा में कोई है, हम घबरा जाते हैं, ये हमारा विषय नहीं है, ये समाजशास्त्र नहीं है, इसमें मैक्स वेबर, मार्क्स, दुर्कीम, पेरेटो नहीं है, तो हमारे काम का नहीं भाई, हमारे काम का है। हमको अपने को सतत विद्यार्थी के रूप में देखना है। और इस समय तो ज्ञान का विस्फोट हो रहा है श्वेता जी। जिस तरह से सूचना का संसार विकसित हुआ है, हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत हुआ तो 1 दर्जन 2 दर्जन जर्नल थे, जो लाइब्रेरी में मिल जाते थे। अब तो जे स्टोर में 5000 जर्नल है, उसको पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी। मुझे तो आज के विद्यार्थियों के साथ बहुत हमदर्दी है कि पहले पढ़ना आसान था, पढ़ना कठिन हो गया, लेकिन पहले पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना आज हो गया। तो जो आपने कहा, इस समय हमको अपने अध्ययन और अध्यापन के तरीके में जो नई सुविधाएं आई हैं, नई क्षमता आई है, उसको भी जोड़ना होगा, और क्लासरूम टीचिंग को अनुभव संसार से जोड़ना होगा, इंटर्नशिप से जोड़ना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी में, जो मेडिसिन में, जो और ज्ञान विधाओं में तरीका है, अभी तक का समाजशास्त्री अध्ययन अध्यापन मोटे तौर पर पीएचडी के पहले तो क्लासरूम टीचिंग पर ही निर्भर करता था, उसमें हमको कुछ सुधार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पार्टिसिपेटरी लर्निंग, अभी जैसा ज्ञान का चरित्र बदल रहा है, उसमें विद्यार्थी को जो एक अनगढ़ तरीके से, जैसे छोटे बच्चे बताते हैं, तुतलाते हैं, लेकिन उससे मां समझ लेती है कि बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे ही विद्यार्थियों से हमको सीखना होगा। क्योंकि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में अनुभव का, चुनौतियों का, आशाओं का बड़ा अंतर हो रहा है। पहले की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, राष्ट्रीय परिवेश को अति प्रासंगिक मानती थी। अब की पीढ़ी वैश्विक परिवेश से कम कुछ जानती ही नहीं है, चाहे पर्यावरण का सवाल हो, चाहे स्त्री सशक्तिकरण का सवाल हो, चाहे रंग भेद और जाति भेद खत्म करने का सवाल हो, इस सब का एक अपना वैश्विक आधार और वैश्विक चरित्र है। तो हमें अपने विद्यार्थियों से सीखना होगा और विद्यार्थियों को सिखाने का विज्ञान बनाना पड़ेगा। पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक नई जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कहा कि समाज शास्त्र के खिड़की और दरवाजे खुले हुए हैं, तो समाज को, शास्त्र को एज अ डिसिप्लिन रीइन्वेंट करने के लिए हमें बाहर से दूसरी डिसिप्लिन के चीजों को ही न लेकर खुद भी बाहर जाना होगा। बिल्कुल। और जो बात आपने अभी उठाई, देशज ज्ञान को, यानी आदिवासी समाज का ज्ञान, विभिन्न जातियों की अपनी परंपराएं, अपने संस्कार, विभिन्न क्षेत्रों की अपनी संस्कृतियां, उस सब को हमको समेटने की क्षमता बनानी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2-4 वेदों के साथ शुरू करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए और देशज ज्ञान परंपरा शुरू, नहीं, वो देशज ज्ञान परंपरा नहीं है। वेदों के अध्ययन का अपना विज्ञान है, बौद्ध वांग्मय को जानने का अपना तरीका। हमको ये बताया गया कि तिब्बत में बौद्ध वांग्मय को सीखने के लिए 40 साल का पाठ्यक्रम, 40 साल का। हमको ये मालूम है कि आज भी मेडिकल साइंस में एमबीबीएस एमडी करने के बाद भी लोग पढ़ते रहते हैं, और रिफ्रेशर कोर्स का प्रबंध तो हमारे यहाँ भी आ गया है कि आप चाहे जितने भी उच्च कोटि के एमए पीएचडी के विद्यार्थी रहे हों, लेकिन अध्ययन अध्यापन के लिए आगे बढ़ने के लिए कम से कम 2
ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स करना ही पड़ेगा। ये सब औपचारिकता न रहे, हम इसकी आत्मा से जुड़े तो देशज ज्ञान परंपराओं को भी समझेंगे, वैश्विक ज्ञान विस्फोट का भी लाभ उठाएंगे। लेकिन इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर समाज को स्वस्थ रहना है तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सक की जरूरत है, ऐसे समाज के स्वस्थ विकास के लिए समाज शास्त्रियों की और समाज वैज्ञानिकों की जरूरत है। बिना समाज विज्ञान और समाज शास्त्र को आगे बढ़ाए हम अंधी गली में फंस जाएंगे और तब हमको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। बहुत अच्छे शब्द कहे आपने सर कि बिना समाज शास्त्र को बचाए, बिना समाज विज्ञान को बचाए हम एक अंधी गली में फंस सकते हैं। तो उस अंधी गली में ना फंसे हम, इसके लिए जरूरी है कि समाज शास्त्र को हम लगातार रीइन्वेंट करते रहें। जहां कहीं जो भी समस्या आ रही है उन समस्याओं को दूर करके रिलेवेंस इसका बना रहे, ये लगातार कोशिश जारी रहेगी हमारी। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका ये प्रयास सफल हो। सर कि समाज शास्त्र को कैसे रीइन्वेंट किया जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।